नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज हम नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 26 नंबर का मॉडल पेपर होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम दोस्तों एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस मॉडल पेपर में। दोस्तों सभी क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों बाल विकास एवं पर्यावरण के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्न ही आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम बाल विकास के 30 प्रश्न, उसके बाद आएंगे हमारे पर्यावरण के मोस्ट एमपी 30 प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके लिए 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम। अब आपको बताना है दोस्तों कि 6 से जो 11 वर्ष के आयु रहती है, ठीक है, उसके लिए अधिगम ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। आपको बताना है दोस्तों कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए जो अधिगम होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मोस्ट एमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए जो अधिगम होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम जो होती है वो ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि जो बालक होते हैं वो विविध प्रकार से सीखते हैं, किसके द्वारा, ठीक है, या क्या करके सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक जो है वो विविध प्रकार से किस प्रकार सीखते हैं दोस्तों, क्या करके, प्रयोग द्वारा विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके जो बालक हैं वो विविध प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जो बाल्य अवस्था में जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है। ठीक है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व जो है वो बहिर्मुखी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि मूल प्रवृत्तियों को और क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति, संवेगात्मक प्रवृत्ति, ज्ञानात्मक प्रवृत्ति, या क्रियात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, यह क्रियात्मक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो मूल प्रवृत्ति है उनको क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, जन्मजात प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को जन्मजात प्रवृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया है। आपको बताना है दोस्तों कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर प्रक्रिया है, स्थानापन्न प्रक्रिया है, या मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों समायोजन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, याद रखिएगा समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों गतिशील होती है। ठीक है, कैसी होती है दोस्तों, गतिशील होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, गतिशील। ठीक है, याद रखिएगा समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिशील है। समायोजन की विधियाँ हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से समायोजन की विधियाँ कौन कौन सी है। उदात्तीकरण, प्रक्षेपक, प्रतिगमन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आपके जो समायोजन की विधियों के अंतर्गत उदात्तीकरण की विधि भी आती है, प्रक्षेपक की विधि आती है, और प्रतिगमन की। ये तीनों ही विधि आपकी समायोजन की विधियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना दोस्तों समायोजन दूषित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से,
कुंठा और संघर्ष दोनों से या धन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दोस्तों आंसर समझ में आ गया होगा कि जो समायोजन है वो किससे दूषित होता है दोस्तों, कुंठा तथा संघर्ष दोनों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, कुंठा तथा संघर्ष दोनों से ही जो समायोजन है वो दूषित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि जो एक समायोजित जो व्यक्ति होता है उसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन या दूसरे के साथ संबंध बनाने की योग्यता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो एक समायोजित व्यक्ति होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है निम्नलिखित में से। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक जो समायोजित व्यक्ति होता है ना उसमें उत्तरदायित्व की स्वीकृति भी होती है, उचित संवेगों का प्रदर्शन भी होता है और दूसरे के साथ संबंध बनाने की योग्यता भी होती है। ठीक है, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन, जो व्यक्तित्व उद्देश्यों का जो प्रदर्शन है वो एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्यक्तित्व का कुसमायोजन क्या प्रकट करता है, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है, कब प्रकट करता है दोस्तों, ये करता है आपका झगड़ालू प्रवृत्तियों में भी कुसमायोजन प्रकट होता है, पलायनवादी में भी और आक्रमणकारी, ये तीनों ही परिस्थिति में आपका कुसमायोजन प्रकट करता है व्यक्तित्व। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि अनुसंधान के संबंध में आपको बताना है कि उपरोक्त जो आपको निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या में समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह कथन आपका गलत है। बाकी कथन 1 2 और 4 ये तीनों ही आपके अनुसंधान के संबंध में कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा। ठीक है, अनुसंधान के संबंध में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए, आपको बताना दोस्तों कि छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है या परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है ना, वो है दोस्तों परामर्श। ठीक है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करना है तो उन्हें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मृति की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। देखिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्मृति की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, आपको बताना है। पुनरावृत्ति, पुनः याद रखना, पहचानना या उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि स्मृति की सबसे उत्तम विधि कौन सी है दोस्तों, पहचानना। ठीक है, पहचानना ही स्मृति की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, याद रखिएगा। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक, आयताकार एवं लंबाकार, अंतर्मुखी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना दोस्तों कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूमैन तथा स्टर्न ने जो व्यक्तित्व का है वो विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक 2 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा। आपको बताना दोस्तों कि कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को क्या करना होगा। लिखने का कार्य देना होगा,
बात ध्यान से सुनने के लिए कहेंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सभी को पता है कि अगर कक्षा में रुचि बनाए रखना है बालकों की, ठीक है, तो एक अध्यापक को शिक्षण को रोचक बनाना होता है। ठीक है, शिक्षण जो है उसे रोचक बनाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा, जिससे कि कक्षा में रुचि बनी रहे बालकों की या विद्यार्थियों की। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। उपरोक्त कथन है मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। ठीक है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बरिंग, लंगफेल्ड एवं बैलेट के द्वारा, गेट्स के द्वारा, गैसाफिया एवं हिवरी के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है वो जिसके द्वारा दिया गया है, बरिंग, लंगफेल्ड एवं बैलेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथन किसका है? बरिंग, लंगफेल्ड एवं बैलेट का कथन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुसमायोजित बालक पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, तनावयुक्त होता है, या प्रसन्न चित्त होता है। तो दोस्तों एक कुसमायोजित जो बालक होता है, ठीक है, वो तनावयुक्त होता है। ठीक है, जो कुसमायोजित बालक जो है वो तनावयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोच्च उपाय है अकेले छोड़ देना, बालक को उपदेश देना चाहिए, डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, या उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। दोस्तों सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि बालकों में अगर भय की भावना को दूर करना है तो जो उसका सर्वोत्तम उपाय होगा वो है दोस्तों कि उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो भय की भावना है वो दूर हो सके। ठीक है, तो सर्वोच्च उपाय के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षतिपूर्वक विधि का अतिरिक्त शक्ति के रूप में गुणों के विकास में प्रयोग करना है जिससे कि वह वास्तविक या काल्पनिक असफलता के कारण तनाव को कम कर सके। यह कथन किसका है? ठीक है, बर्टराल्ड, व फुलमर का, क्रो एवं क्रो का, फ्रायड का, या रूथ स्टंग का। दोस्तों उपरोक्त कथन जो है जिसके द्वारा दिया गया दोस्तों, क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है कि क्षतिपूर्वक विधि का अतिरिक्त शक्ति के रूप में गुणों के विकास में प्रयोग करना है जिससे कि वह वास्तविक या काल्पनिक असफलता के कारण तनाव को कम कर सके। ठीक है दोस्तों, ये कथन याद रखना है आपको, किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि शिशु जो है, एक छोटा बालक जो होता है, उसमें पकड़ने, किसी वस्तु की ओर आकर्षित होने और उसे पकड़ने की जो वह कोशिश करता है, ठीक है, आकर्षित होकर जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो किस आयु में करता है या कब करता है? 2 मास में, 4 मास में, 6 मास में, या 8 मास में? आपको बताना है दोस्तों कब करता है, तो वो याद रखिएगा दोस्तों 6 माह में, जब उसकी आयु 6 माह हो जाती है। ठीक है, या फिर वो जब 6 माह का हो जाता है तो दोस्तों उसको किसी वस्तु में देखकर उसको आकर्षण होता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 6 मास। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन में क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। देखिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से जो मानसिक मंदता की जो विशेषता नहीं है, ठीक है, वो है दोस्तों अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। ये जो है मानसिक मंदता की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ठीक है, ये तीनों ही आपके मानसिक मंदता की विशेषता के अंतर्गत आएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विद्यार्थियों के जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा माँ को पहचानकर मुस्कुराना आरंभ करता है। आपको बताना दोस्तों कि
किस महीने में या किस आयु में जो बच्चा है वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है? तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में या आठवें महीने में? तो दोस्तों किस महीने में करने लगता है वो ये शब्द? दोस्तों तीसरे महीने में। ठीक है, तीसरे महीने में जो बालक है या नवजात शिशु जो है वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चा अपना नाम पहचानता है तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में या आठवें महीने में? अब आपको बताना है दोस्तों कि अगर नवजात शिशु को अगर नाम लेकर पहचाना जाता है तो वो आपकी ओर कुछ देखकर या महसूस कर कर अपने आप को वह जानता है कि ये मेरा नाम पुकारा जा रहा है। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बच्चा अपना नाम कब पहचानने लगता है। ठीक है, तो वो पहचानने लगता है दोस्तों अपना नाम जो है वो आठवें महीने में। ठीक है, जब बच्चे को, नवजात शिशु जो रहता है उसे 8 महीने हो जाते हैं तब वे अपने नाम को पहचानने लगता है। ठीक है, ईर्ष्या की उत्पत्ति बालकों में कितने वर्ष की अवस्था में होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि ईर्ष्या की उत्पत्ति जो है वो बालकों में कितने वर्ष की अवस्था में होने लगती है? 1.5 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या 4 से 5 वर्ष? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ईर्ष्या की जो उत्पत्ति है दोस्तों बालकों में 1.5 से, ठीक है, 1.5 से 2 वर्ष के जब वो होते हैं तो उनमें ईर्ष्या की भावना जो है या ईर्ष्या की उत्पत्ति बालकों में उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की अवस्थाओं के दृष्टिकोण से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? तो दोस्तों विकास की अवस्थाओं की, ठीक है, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से जो समस्यात्मक बालक होते हैं उन्हें बांटा जा सकता है दोस्तों 3 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? समाज उपचार विधि, विद्यालय उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों यदि कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में समस्यात्मक बालक है तो उसके व्यवहार के उपचार हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए वो है दोस्तों विद्यालय उपचार विधि। ठीक है, कौन सी विधि? विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं होती है, तो दोस्तों कोल के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं, ठीक है, वो टोटल कितनी है? 12। ठीक है, कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं टोटल कितनी है? 12 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 28 है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक बल दिया गया भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को या बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को? तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक बल जिस पर दिया गया है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार को अधिक बल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? अच्छा चरित्र, संवेगात्मक परिपक्वता, यौनांगों का ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखिए यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में जो गुण होना चाहिए आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, संवेगात्मक परिपक्व भी होना चाहिए वो, और यौनांगों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। सीखने और सोचने का क्या लक्ष्य है? उद्देश्यपूर्ण, कोई उद्देश्य नहीं, समय की बर्बादी या निरुद्देश्य? सभी को पता है दोस्तों कि सीखने और सोचने का जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण। ये होगा दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। अब देख लेते हैं दोस्तों हम पर्यावरण के 30 प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो दम घोटू गैस होती है वो किस गैस की उपमा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो देखिए दोस्तों जो दम घोटू गैस होती है वो जिस गैस की उपमा होती है वो है दोस्तों आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपमा होती है दम घोटू गैस। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होता है। ठीक है, कि अम्लीय वर्षा के जो जल का pH मान होता है वो कितना होता है? 4.2 से कम होता है, 4.2 से अधिक होता है, 5.5 से कम होता है या 4.4 से अधिक होता है? तो दोस्तों
वो अम्लीय वर्षा, ठीक है, जो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है आपका 4.2 से कम होता है, ठीक है, 4.2 से कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4.2 से कम। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? यूरो 5, यूरो 7, यूरो 4 या यूरो 2? तो दोस्तों जो हरित डीजल होता है, ठीक है, वो किसका यूरो मानक डीजल होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यूरो 4 का, ठीक है, यूरो 4 का मानक डीजल होता है हरित डीजल, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? आपको बताना दोस्तों कि जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है जो ओजोन परत को पतला या ढीला करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? दोस्तों वह गैस कौन सी है जो ओजोन परत को पतला करती है और जो सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलती है? वो गैस है दोस्तों आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिनियम या गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? आंखों में जलन एवं दमा, खांसी या सिर दर्द, चक्कर आना या चर्म रोग एवं दमा? दोस्तों पार्थिनियम के परागकण से, ठीक है, या गाजर घास के जो परागकण से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों चर्म रोग एवं दमा। क्या होता है? चर्म रोग एवं दमा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम, पारा, सीसा या कोयला? दोस्तों सभी को पता भी होगा कि इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम के द्वारा होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है और हमने अपने मॉडल पेपर में भी शायद इससे पहले भी 1 या 2 बार इसको शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.001, 0.01, 0.1 या 1.00? ठीक है, तो आपको बताना है कि हरित डीजल में सल्फर की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये होती है आपकी 0.001% होती है, ठीक है, 0.001। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरित डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 0.001%। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल जो होता है उसमें कौन से प्रदूषक तत्व सम्मिलित होते हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स या क्रोमियम तथा फ्लोराइड? तो दोस्तों भूमिगत जल के जो प्रमुख प्रदूषक तत्व होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वो होते हैं दोस्तों आर्सेनिक तथा फ्लोराइड सम्मिलित होते हैं उसमें, ठीक है। भूमिगत जल में प्रदूषक के रूप में कौन कौन से तत्व होते हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिगोवियन कर लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने के कारण या मृदा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण? तो दोस्तों पिगोवियन जो कर होता है, ठीक है, वो प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है, ठीक है, फिर वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण पिगोवियन कर लगाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि कठोर जल को, ठीक है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए अपमार्जकों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट का, फ्लोराइड का, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट का या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए जिस अपमार्जक का, ठीक है, मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो है दोस्तों आपका सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट का, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, ठीक है। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर या 0.0001 मिलीग्राम पर लीटर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होती है? वो है दोस्तों 0.01%, सॉरी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर मात्रा अगर उपस्थित है WHO के अनुसार
प्रति लीटर जल में, ठीक है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता, आर्सेनिक की अधिकता या फ्लोराइड की अधिकता। तो दोस्तों ब्लैक फुट नामक जो बीमारी है, ठीक है, उसका जो कारण है दोस्तों वो है आर्सेनिक की अधिकता। ठीक है, ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है दोस्तों? आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है बार बार। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है आपका सिंघाड़े का पौधा, कमल, जलकुंभी या जलीय पौधे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जो जाना जाता है वो जलकुंभी जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? जलकुंभी जाना जाता है जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में। ठीक है, क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है कि ध्वनि पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। नहीं, हाँ, कभी ज़्यादा कभी कम या कभी कभी। दोस्तों देखिए, सीधा सा आंसर होगा आपका कि ध्वनि वेग पर जो तापक्रम का है सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ पड़ता है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप कि समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो ध्वनि तरंग है आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। श्रमिक फुसफुस धूलिमयता, ठीक है, रोग से ग्रसित होते हैं चर्म शोधनशालाओं में, शीशा उद्योग में, मध्य निर्माणशालाओं में या कोयला खनन उद्योग में। तो दोस्तों देखिए, श्रमिक फुसफुस, जो फुसफुस धूलिमयता रोग जो होता है दोस्तों, वो कोयला उद्योग, ठीक है, कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, उन्हें यह रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, फुसफुस धूलिमयता रोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान, ब्राउन हेज प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव? तो आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है। वो कारण है दोस्तों आपका अम्ल वर्षा, जिसके कारण से स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है आपका? स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक है, वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, बट दोस्तों इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? कानपुर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है या ई हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो शहर है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने या अल्बर्ट स्विट्जर ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश जिसके द्वारा दिया गया था वो है दोस्तों आपके अल्बर्ट स्विट्जर। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? अल्बर्ट स्विट्जर के द्वारा दिया गया है यह उपदेश कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखें। ठीक है, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 सितंबर? ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? दोस्तों सभी को पता है कि पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है कोयला के जलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहिशालीय कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं क्योंकि पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है। बहिशाली क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करते हैं। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं। उपयुक्त तीनों। दोस्तों बहिशाली या कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए इसलिए आवश्यक होते हैं दोस्तों क्योंकि देखिए इससे पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित हो जाता है। बहिशालीय क्रियाकलाप जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति भी कार्य करते हैं और बच्चे स्वतंत्र होकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया करना सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। 54 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में, या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों पर्यावरण का जो अंतर्वेशन मॉडल होता है वो बच्चों के लिए सहायक होता है क्या करने में? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही कथन में यह अंतर्वेशन मॉडल जो है बच्चों के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 55 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? अनव्य, नव्य, अनव्य तथा नव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोयला तथा जो खनिज होते हैं, ठीक है, कोयला और जो खनिज होते हैं वो अनव्य प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। किसने कहा था, आपको बताना है कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। रॉट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मिडोज ने या लेमार्क ने? तो दोस्तों यह कथन जो है उपरोक्त वो किसके द्वारा दिया गया है? डेनिस मिडोज के द्वारा गया है। ठीक है, कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है समुच्चय रेखी कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती या सोपान कृषि? दोस्तों भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर जो सीढ़ियां बना दी जाती है, ठीक है, वो कौन सी है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय रेखी कृषि। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है? समुच्चय रेखी कृषि के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मद्रास, केरल या वल्लभगढ़? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है वो दोस्तों वल्लभगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? वल्लभगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, वल्लभगढ़। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी या नागपुर? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान स्थित है आपका वो है दोस्तों नागपुर में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में स्थित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको संस्थान से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इन्हें याद रखना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, पटना, जयपुर या देहरादून? दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है आपका? देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।